हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल अड्डा पे। दोस्तों, मैंने पहला जो सेट प्रैक्टिस था वो परसों अपलोड किया था और आज जो है उसका दूसरा सेट प्रैक्टिस है जो मैथ का है ना। पहला भी जो परसों था वो मैथ का ही था और आज जो हम अपलोड करें वो भी मैथ का है। जीके का बीच बीच में भी हम लेकर आ रहे हैं और मैथ का भी लेकर आ रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा सेट प्रैक्टिस है जो आपका अपलोड किया जा रहा है, आज आपको ये मिल रहा है। तो इसमें भी 25 क्वेश्चन है और पूरे अच्छे तरीक़ा से इसका भी एनालिसिस किया गया है। पिछले सेट के तुलना में इसमें ज़्यादा कंटेंट दिया गया है और ज़्यादा बेहतर तरीक़ा से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो जो मैंने सेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया है वो एक बुक से स्टार्ट किया। आपको मैं वो बुक दिखा देता हूँ, आपके पास वो किताबें होगी। मैंने इस किताब से स्टार्ट किया है ना। तो ये किताब से 50 सेट इसमें दिए गए हैं। मैं 50 सेट का एक्सप्लेनेशन आपको लेकर आऊँगा एक एक करके। तो आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीक़ा से हर एक क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, जो आपको बिल्कुल आसान से आसान तरीक़ा से हल करने के लिए बताया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि टफ लेवल का क्वेश्चन होता है, वो उतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, पर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीक़ा से बनाने का इसमें तरीका बताया जाएगा। कैसे क्वेश्चन से हमें आंसर ढूंढना है वो चीज़ आपको बताने का प्रयास किया जाता है इस सेट प्रैक्टिस के दौरान। और अगर हमारे सेट प्रैक्टिस का जो भी वीडियो आपको मिल रहा है उससे आपको अगर आपको पसंद आता है, पसंद की बात छोड़िए, अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, उन लोगों तक, उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होते रहे वो आप तक पहुँचते रहे। तो चलते हैं, आज जो 25 क्वेश्चन है उसको आप एंजॉय कीजिए इस 25 क्वेश्चन को, और आते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इस सेट प्रैक्टिस में। 25 क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, उसे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17वीं पारी का औसत रहेगा, 17वीं पारी में उसका क्या औसत रहेगा, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज सीधा सीधा आप समझिए कि एक क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, वो 16 पारी तक कुल बनाया गया रन में उसका जो एवरेज रन रहा है वो एक्स रहा है, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, 17वीं पारी में उसका जो स्कोर है वो 85 है और जब 17वीं पारी में वो 85 रन बना लेता है तो उसका स्कोर जो है, औसत का जो स्कोर है उसमें 3 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 3 की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है 17वीं पारी का उसका औसत क्या रहेगा। तो देखिए, आपको इससे दो तरीके से बताते हैं, आपको जैसा पसंद आएगा वैसा आप बनाइएगा। एक तो है एक्स मानकर आप बना लीजिए कि मान लिया जाए कि 16 पारी तक उसका जो एवरेज है वो एक्स है, तो टोटल रन की संख्या कितना हो जाएगा? 16 इंटू एक्स, 16 पारी तक। अब 17वां पारी में जो उसका एवरेज होगा वो 85 रन बनाने के कारण वो x प्लस 3 हो गया है, क्योंकि कह रहा है कि 3 बढ़ गया है। तो 17 पारी तक कुल रन कितना होगा? 17 इंटू एक्स प्लस 3 होगा। अब देखिए, 16 पारी का रन संख्या और 17 पारी का रन संख्या दोनों आपस में बराबर होगा कब? जब अगर 16 पारी की रन संख्या में हम 85 को जोड़ दें जो 17वां पारी में बनाया गया है, तब दोनों डेटा आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं 16x प्लस 85 बराबर 17x प्लस 3। अब इसे आप हल कीजिए तो 16x, ये इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 17x प्लस 17 51। ये वाला टर्म को इधर लेके चलाइए और ये वाले टर्म को इधर भेज दीजिए। 85 में घटा दीजिए 51 को और 17x में घटा दीजिए 16x को, तो इधर में बचेगा x और इधर में बचेगा 4 और 5 बचेगा, 8 में से 5 चला गया 3, यानी x की जो वैल्यू निकल के आई वो 34 निकल के आई। और x हम क्या माने थे? तो x माने थे 16 पारी का औसत, तो हमें 17 पारी का औसत चाहिए था। तो 17 पारी का औसत जो है वो आपका हो जाएगा, 17 पारी का जो औसत हो जाएगा वो 3 रन बढ़ गया है, यानी 34 में 3 जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना? 37। ये आपका आंसर हो जाएगा 37, बी नंबर।
लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे इजी वे में, आसान तरीका से। इधर में देख लीजिए, 16 पारी तक उसका कुछ औसत होगा, 17वां पारी में उसने कितना रन बनाया, तो 85 का स्कोर करता है। कितने का स्कोर करता है? 85 का स्कोर करता है, जिससे उसकी औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है? 3 की। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एक सर्टेन पैटर्न है, वो भी इसी थ्योरी से निकाला गया। ये वाला जो थ्योरी है इसी से ये निकाला गया, बस इसको एक सर्टेन पैटर्न पे बना दिया गया। कैसे? जब क्वेश्चन में कहा गया कि 16वां पारी में उसका एक औसत था, 17वां पारी में कुछ भी पारी दे उसमें इतना रन बनाने के बाद उसकी औसत इतना से बढ़ गई। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन का है कि 16 पारी तक उसका कुछ रन औसत था, 17वां पारी में उसने 85 रन बनाया, जिससे उसकी औसत 3 से बढ़ गई। तो सीधा कीजिएगा कि 16वां पारी जो पहला पारी बताया गया है उसमें गुना कर दीजिए जितना वृद्धि या जितना कमी हुआ हो, या तो यहाँ कमी बोलेगा या वृद्धि बोलेगा। तो यहाँ वृद्धि बोला है तो 16 गुना 3 कितना? 48। और जो 17वां पारी में जो भी रन बनाया गया हो, यहाँ पे 85 बनाया गया है, तो 17वां पारी में यहाँ 85 बनाया गया है, तो ये जो 48 है उसे आप इस पारी से घटा दीजिए, पारी के रन से घटा दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप 85 में से घटाइएगा 48 को, तो 15 में से 8 चलाएगा, बचेगा भाई 7 और यहाँ पे बच गया 7 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 3, यानी देखिए सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 37। समझिए फिर से कि 16वें पारी का उसका कुछ औसत था, 17वें पारी में उसने 85 का स्कोर करता है, जिससे उसकी औसत 3 में बढ़ जाता है। तो इस 16 को ये वाला जो पहला पारी है उससे गुना कर देंगे, जितना वृद्धि हुआ है या जितना कमी हुआ है उससे। अब जो डेटा निकल के आएगा उसको घटा देना है जो लास्ट वाला पारी में जितना रन बनाया गया है उससे। तो यहाँ निकल के आएगा 48, तो 48 को घटा दीजिए, तो घट के यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37। अब यहाँ पे घटाएंगे कब? जब यहाँ पे वृद्धि होगा तब। लेकिन यहाँ पे अगर कमी होगा, कहेगा कि कमी आया है, तो इस जो गुना करके आएगा उसे यहाँ पे जोड़ देंगे। ध्यान रखना ये बात। लेकिन आपको ये वाला प्रोसेस याद रखना है, बनाने का ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको अगर ये बात दिमाग से स्किप कर गया तो यही वाला चीज आपको काम आएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, आप बिल्कुल आसान से तरीका से हल कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, एक आयत जिसका आयाम का मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, उसका लेंथ की बात कर रहा है, और उसका लंबाई 4 है और उसका चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। उससे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक आयताकार एक पेपर है, उसकी लंबाई 4 है, चौड़ाई 2 है, और उसे एक समबाहु त्रिभुज के रूप में फोल्ड किया गया। तो इस प्रकार बने समबाहु का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखाना चाहिए था, क्या होगा? ये क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए मान लिया जाए कि ये एक आयत है। क्या है ये? आयत है। इसी आयत की आकृति को फोल्ड करके एक त्रिभुज बना दिया गया और ये समबाहु त्रिभुज है। जब त्रिभुज समबाहु है तो इसकी भुजा तीनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये लंबाई L है और ये चौड़ाई B है। लंबाई आपका 4 दिए हुए, चौड़ाई आपका 2 दिए हुए। तो जिस आकृति से किसी दूसरी आकृति का निर्माण किया गया है, इसका मतलब ये होता है कि पहले वाले आकृति का पैरामीटर और दूसरे वाले आकृति का पैरामीटर आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो पहले वाले आकृति का पैरामीटर, पहले वाला आकृति आपका आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप, आयत का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपस में क्या होगा? बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो ये परिमाप जो होगा वो होगा कितना? तो 2 इंटू एल प्लस बी, और ये वाला जो परिमाप होगा वो 3 इंटू ए होगा। तो एल प्लस बी का मान यहाँ से रखिए, 4 और 2 6 और 2 और गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, है ना? तो ये 3a के बराबर होगा। तो यहाँ से a के मान जो निकल के आएगा वो आएगा 4। अब आपको a का मान पता हो गया, a का मान पता हो गया, हमें निकालना था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल का क्या होता है फार्मूला समबाहु त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा 4 है तो 4 गुना 4 हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कट गया, तो आंसर हो जाएगा 4√3। ये आपका आंसर हो जाएगा C नंबर, है ना? तो ध्यान रखना है किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था।
आपको हम अच्छे तरीका से समझाएं। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और एक बार फिर से हमारी बातों को सुनिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अब आइए हम थोड़ी बात करते हैं आयत से संबंधित कुछ जानकारी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और मेरा क्वेश्चंस को डिस्कस कराने का यही तरीका है कि अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, उससे और भी क्वेश्चन बनता है, तो उसके थ्योरी हो या उससे संबंधित फार्मूला हो, उसको साथ में प्रतिदिन रिवीजन कराना, यही मेरा सबसे बड़ा फंडा है, ताकि वो चीज दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ जाए कि वो जल्द दिमाग से स्किप ना हो। तो आइए जानते हैं आयत के बारे में। आयत आपको पता है कि इसका प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। वर्ग का करता है समकोण पर, लेकिन आयत का नहीं। अब जो इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो एक क्षेत्रफल निकालना आएगा, है ना। क्षेत्रफल तो ये तो सिंपल, ये सबको याद होगा, L इंटू बी। परिमाप निकालना आता है, अभी ही नहीं आया था परिमाप, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। उसके बाद विकर्ण आएगा निकालने के लिए, विकर्ण। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आयत से आते हैं, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के दौरान किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा विकर्ण का फार्मूला। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो रास्ते का फंडा आता है आयत में, थोड़ा सा समझिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आता है। देखिए ये एक आयत है, मान लिया जाए ये एक आयत है ना, और एक आयत ये है, एक आयत ये है, एक आयत ये है, और एक आयत जो है वो ये है। 3 आयत मैंने बनाया है। तीनों आयत में हर तरह से रास्ता लगाता है। इसमें हम बाहर से रास्ता लगा दिए, इसके तरफ कहाँ से रास्ता लगा दिए, बाहर से। इसके तरफ जो रास्ता है वो हम अंदर से लगा रहे हैं। देखिए इसके तरफ का रास्ता जो है अंदर से लगा रहे हैं, और इसमें जो रास्ता है वो हम बीच से लगा रहे हैं, इस तरफ से हम रास्ता लगा रहे हैं, ऐसा लगा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज करते हैं, थोड़ा सा इरेज करके रास्ता को और थोड़ा सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये इस तरह का रास्ता हम बना रहे हैं, ये और ये ऐसा और ऐसा, है ना। तो ये रास्ता हो गया। देखिए ये लंबाई L है, ये B है, ये रास्ते की चौड़ाई X है। ये लंबाई L है, ये B है, और ये रास्ते की चौड़ाई X है। ये लंबाई आपका L है, ये चौड़ाई आपका B है, और रास्ते का चौड़ाई कितना X है। तो देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये वाला जब बाहर से लगा हो, तो आपको पता है कि ये कहाँ से लगा हुआ है, बाहर से लगा हुआ है। तो बाहर से लगे हुए रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। 2 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, x क्या है तो रास्ते का चौड़ाई है, l और b आयत का लेंथ है ना, ये लंबाई और चौड़ाई उसका। उसी प्रकार से अगर बाहर से लगाया गया रास्ता हो, ये था किधर से, बाहर से, और ये है अंदर से। अब देखते हैं ये है अंदर से, तो अंदर से जब लगाया गया हो तो कुछ नहीं करेंगे, इसी वाले में सिर्फ माइनस कर देंगे, 2 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x कर देंगे। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, अंदर से लगाया गया है। और बीच वाला पूछेगा तो x इंटू एल प्लस बी माइनस कर देंगे x, ये हो जाएगा आपका अंदर से। तो ये तीनों आपको फार्मूला याद रखना है, और याद कैसे रखना है वो मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। आप याद नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इतने बार इस चीज को स्क्रीन पर लिखेंगे कि आपको देखते देखते खुद याद हो जाएगी। जब मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता था तो मेरा बताने का सेट प्रैक्टिस के दौरान जो भी मैं डिस्कशन कराता था यही तरीका था कि अगर बेलन से क्वेश्चन आया तो पहले क्वेश्चन बताने से पहले मैं बेलन का सारा थ्योरी बताता था, जो भी हाईलाइटेड थ्योरी होती थी, उसके बाद क्वेश्चन पे आते थे। और जब जितनी बार ये क्वेश्चन आता था, एक दिन में अगर 2 बार आया तब नहीं, लेकिन अगर प्रतिदिन क्वेश्चन आ रहा है तो प्रतिदिन हम बेलन को बताते थे, ताकि वो दिमाग में इतनी गहराई तक चली जाती थी कि वो फिर निकलता ही नहीं था दिमाग से। और डेली उसे किसी को रटने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो बच्चा को डेली देखते देखते ऐसे ही याद हो जाता था। तो आपको भी बस डेली आपको बने रहना है हमारे वीडियो के साथ, आप देखते रहिए, इतने बार ये चीजें आएंगी कि आपको ऐसे ही बिना याद किए याद हो जाएगी, बस आप ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए यहाँ से याद कैसे करना है इसे, तो 2x इंटू एल प्लस बी, बाहर सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है ना ये होता है कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो देखिए आयत था, उसमें बाहर से रास्ता लगाया गया, इसका मतलब है कि उसकी लंबाई बढ़ी है, और लंबाई बढ़ी है तो उसे जोड़ेंगे, सिंपल सा फंडा है। और जब रास्ता आयत था उसके अंदर से रास्ता लगाया गया, इसका मतलब उसका लंबाई घटा है, तो उसको अंदर से घटा है, इसका मतलब उसको घटा देंगे। और बीच से है तो बीच का भी आकृति देखिए यहाँ से निकाला गया कुछ ना कुछ उसका क्षेत्र, तो इसे भी घटा देंगे।
बस यही याद करने का सिंपल सा तरीका है। आप बस बने रहिए, आपको याद होते हो जाएंगे, देखते रहिए मेरे वीडियो, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें था एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण प्रत्येक भुजा बराबर है ना। और भी समबाहु त्रिभुज से बहुत सा है, एक हम आपको छोटा सा यहाँ पे इसके बारे में एक थ्योरी बता देते हैं समबाहु त्रिभुज का, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लिया जाए कि ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है, समबाहु है, तो भुजा क्या हो जाएगा बराबर ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब इसके बाहर से एक क्या बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है, यानी जिसे परिवृत्त बोल सकते हैं। बाहर से क्या बनाया गया, वृत्त बनाया गया, और इसके अंदर से एक वृत्त बना दिया गया, इसके अंदर से एक वृत्त बना दिया गया है ना। तो देखिए ये परिवृत्त का जो रेडियस होगा, परिवृत्त का जो रेडियस होगा ये होगा त्रिज्या, और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो ये वाली रेडियस होगी, यानी ये स्मॉल आर होगा और ये कैपिटल आर होगा। तो हमें यहाँ से पूछता है कैपिटल आर बराबर क्या होता है और स्मॉल आर बराबर क्या होता है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में दोनों कॉमन है क्या, कि a बटा रूट 3 होता है, इसमें भी a बटा रूट 3 होता है। अब थोड़ा सा चेंज है दोनों में, किसी एक में क्या चेंज है कि आप देखिए ये बड़ा है ये छोटा है। अच्छा, किसी भी संख्या को अगर हम भाग दे देते हैं तो छोटा हो जाता है, यानी छोटा बनाने के लिए किसी भी अंक को हम क्या करते हैं, गुना करेंगे या भाग करेंगे। सिंपल सी बात है कि भाग करेंगे। तो ये बड़ा है तो ये बड़ा वैल्यू है ना, तो इसमें हम ये हमें बड़ा नहीं बनाना है, हमें छोटा बनाना है इससे। तो छोटा बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो सिंपल से याद रखिएगा कि आर कैपिटल आर बराबर a बटा रूट 3 होता है और स्मॉल आर बराबर a बटा 2 रूट 3 होता है। ठीक है, कैपिटल आर बराबर a बटा रूट 3 और स्मॉल आर बराबर a बटा 2 रूट 3। क्वेश्चन इस पे आएगा, आपको हम इस पे क्वेश्चन कराएंगे। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके बाहर से एक वृत्त है यानी एक परिवृत्त है, उसका रेडियस r दिया हुआ है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। या क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा a है, उसके चारों तरफ एक वृत्त लगाया गया है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें रेडियस निकाल लेंगे अगर भुजा दिया रहेगा तो। इसी प्रकार से आपको अंतःवृत्त में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हमने आपको 2 नंबर क्वेश्चन बता दिया। आ जाइए अब 3 नंबर क्वेश्चन पे, और 3 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसे बनाने का तरीका और भी सिंपल क्या होना चाहिए। 8000 की राशि है, 2 वर्ष के लिए लगाया गया है और 5% का रेट है। बोला गया है बढ़ोतरी होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी, यानी कितनी बढ़कर हो जाएगी। ऑप्शन से आपको देखने से क्लियर हो रहा है कि ये मिश्रण का डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, यानी हमें टोटल अमाउंट कितना चाहिए, वो क्या मिलेगा हमें वो निकालना है। तो देखिए मिश्रण के लिए फार्मूला भी होता है, आप सिंपल से लगा सकते हैं a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100 का पावर t, ये आप लगा के बना लीजिए। लेकिन अगर ऐसा किए तो क्या नया किए, आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल हम सिर्फ लिख रहे हैं इसलिए कि आपको समझाना है क्वेश्चन को। 8000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट आपको दे रखा है 5%, कितना दे रखा है 5%, और टाइम दे रखा है 2%, 2 ईयर 2 ईयर है ना, यही आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो आपको अमाउंट यानी टोटल मिश्रण पूछा गया, या तो CI निकालने के लिए पूछ सकता है। 2 ही तरीके का क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकता है ना। तो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सिंपल सा, पहले आप बात को समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या। साधारण ब्याज में हर वर्ष ब्याज समान आता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मामला बदल जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो बराबर होता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ही दूसरे वर्ष में एंट्री करेगा उसका मामला बदल जाता है। होता क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कि पहले वर्ष में जो ब्याज मिला वो अगले वर्ष में मूलधन के साथ जुट जाता है, और उस पूरे जो ब्याज है और जो ब्याज है और जो मूलधन है वो जुट कर एक नया मूलधन का निर्माण करता है, और उस मूलधन पर फिर दूसरे वर्ष में ब्याज लगता है। तीसरे वर्ष में ठीक वैसा ही होगा कि दूसरे वर्ष का मूलधन और दूसरे वर्ष का ब्याज दोनों जुट कर तीसरे वर्ष में मूलधन बन जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहां से समझिए। देखिए कह रहा है कि 8000 रुपया प्रिंसिपल है, तो 5% की रेट से 2 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना मिलेगा वो हमें निकालना है। तो देखिए अगर 8000 रुपये का 5% के रेट से
1 वर्ष का आप ब्याज निकालिएगा तो कितना निकलेगा। अब इसमें आप पेन लगाइएगा, बात अलग है, लेकिन आप मौखिक भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका कि 8,000 का 5%, 2 कर 8×5 = 40, 400 रुपया उसका ब्याज निकल के आएगा। पर हम आपको लिख के बताते हैं कैसे, क्योंकि हमें समझाना है। ठीक है, 8,000 रुपये का 5% निकालिएगा, नीचे में 100, 00 से 00 कट गया तो 8×5 = 40, 400 रुपया ये पहले वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया। दूसरा वर्ष में क्या होगा दोस्त कि 8,000 रुपया में 8,000 रुपया में ये 400 जुट जाएगा और बन जाएगा ये कितना, 8400। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा कि 8400 पे, किस पे, 8400 पे, है ना, 8400 का 5% निकालिए फिर, तो 20 से 20 कट गया, 5 के 20 का 0 और 8×5 = 40 और 2 42, यानी दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया वो 420 और पहले वर्ष का ब्याज कितना, 400। तो टोटल 2 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 0 2 और 4 4 8, 820 रुपया 2 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया। 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का ब्याज आया है। और मूलधन कितना था, 8,000। तो हमें मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 8 2 0 ये जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, 8820 रुपये, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा इतना लिखेंगे ही तो इस फार्मूला पे क्यों नहीं बनाए, हम ये लिखे सिर्फ आपको बताने के लिए। देखिए क्वेश्चन को कितना आसान तरीका से बनाया जाएगा और कितना छोटा सा टर्म में इसे हल करके निकाल दिया जाएगा आंसर, बस इतना में ही आंसर निकालेंगे। सोचिए कि 8,000 का 5%, 8,000 का 5% पेन नहीं लगाना है, माइंड से कैलकुलेशन करना है। 8,000 का 5% निकालेंगे तो 20 से 20 कटेगा 1000 वाले का और 8×5 = 40, यानी कितना निकल के आएगा दोस्त, 400। पहले वर्ष में आपको 400 रुपया ब्याज मिला है तो दूसरे वर्ष में भी 400 रुपया ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो मूलधन मेरा 800 है वो दूसरे वर्ष में मूलधन 800 है। ये बात समझिए कि पहले वर्ष का जो मूलधन 8,000, सॉरी 800 नहीं 8,000 है, वो दूसरे वर्ष का वो मूलधन 8,000 है। और अब दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है कि 400 रुपया मूलधन में जुट जा रहा है। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि जोड़ कर नहीं निकालना है यहाँ पे। देखिए पहले वर्ष में जो ब्याज है वो 400 रुपया तो आपको मिल गया, दूसरे वर्ष में आपको 400 रुपया ब्याज मिलेगा ही। दूसरे वर्ष का ब्याज जो है वो 400 रुपया मिलेगा और 400 रुपया के साथ साथ 400 ये वाले जो 400 रुपया है पहले वर्ष का जो ब्याज उसका भी 5% मिलेगा। तो इस 400 का 5% कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो 20 रुपया एक्स्ट्रा और ब्याज मिलेगा। तो आप जोड़िएगा दोस्त तो इससे हो जाएगा 820 रुपया। यही चीज तो हम कैलकुलेट करके इतना में निकाले हैं। आपको ये इतना करने की जरूरत नहीं है और ना ही इस फॉर्मूले के लगाने की जरूरत है, इतना में ही निकाले जाए आंसर। बस इतना छोटा सा सॉल्यूशन था इसका। 820 रुपया इसका ब्याज आ जाएगा और मूलधन को जोड़ दिए इसमें तो 8820 रुपया इसका मिश्रधन आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट है इसका बनाने का। और बिल्कुल इजी वे में जब फ्रैक्शन का भी आएगा ना, जब फ्रैक्शन में रहेगा आपका परसेंटेज या फिर ईयर्स, फिर भी इसी तरीका से बनाएंगे मैथ्स को। देखिए कितने आसान तरीका से बनेगा। आप फ्रैक्शन को यहाँ पे रखिए और इसी ईयर्स को रखिए, देखिए कैलकुलेशन कैसा आता है, आपको देख के ही दिमाग डोल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए बनाने का तरीका क्या होगा इसका। यदि द्विघात समीकरण का एक इक्वेशन है 6x² - 5x + 1 = 0 के दो मूल, यहाँ पे मिक्स प्रिंट है, अल्फा और एक मूल बीटा है, तो इसके वर्गमूलों का योग नहीं, वर्गमूलों का योग क्या, वर्गों का मूलों का वर्गों का योग होगा, है ना। मूल्य जो इसके हैं उसके वर्ग का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ से मूल्य इसके दो हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है। कह रहा है कि इसके वर्गों का योग यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम इसका मान निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। यानी हमें अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है दोस्त -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें ये वाला जो मान है वो a है और ये वाला मान जो है वो b है और ये वाला मान जो है वो c है।
तो ए के जगह पे रखिए ए को, बी के जगह पे बी को, सी के जगह पे सी को। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकालेंगे तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पहले से है और ये -5 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 5 बटा ए का मान है 6, तो 5 बटा 6 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। वहीं अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए है, सी का मान है 1 और ए का मान है 6, यानी ये हो जाएगा 1 बटा 6 अल्फा इंटू बीटा का मान। अब रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 5 बटा कितना 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा इंटू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बटा 6 है। हल कीजिए इसे, तो 25 बटा 6 36 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बटा 6, तो 2 से काटेंगे 3 बार में। अब ये आकर इधर घटेगा, 25 बटा 36 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 बटा 3। देखिए ये सब जो लिख रहे हैं वो खिंचा रहा है, आपको खींचना नहीं है इतना, है ना। बीटा स्क्वायर बराबर 25 बटा 36 माइनस 1 बटा 3, इसको घटाइए तो एलसीएम कितना निकल के आएगा 36, ये हो जाएगा 25 माइनस 12 तिहाई 36, 12 में से घटाइएगा तो ये बचेगा 13 बटा 36, और ये 13 बटा 36 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये सब इतना ताम झाम लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा ये फार्मूला लिखना था और यहाँ से आप ये मान सीधा पुट करते और ये दोनों लाइन भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा ये वाला टर्म लिखते एक ही बार में। ठीक है, तो इतना हम सिर्फ लिखते हैं आपको बताने के लिए कि आपको कहीं पे चीजें समझ में ऐसा ना हो कि ना आ पाए, तो हमारा लिखना मजबूरी है क्योंकि हमें बताना होता है। पर एग्जाम जब देना है तो इतना पेन रगड़ना नहीं है, आप जितना कम लिखोगे आपका कैलकुलेशन उतना ही अच्छा होगा और आप एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। क्योंकि अगर एक प्रश्न पे आपने अगर 5 सेकंड भी टाइम बचाया, तो अगर 10 प्रश्न को आप हल करते हैं और 10 प्रश्न पे 5-5 सेकंड टाइम बचाते हैं, तो 10 बचे 50 सेकंड होता है। दोस्त 50 सेकंड लगभग 1 मिनट के बराबर जाएगा। 1 मिनट में एक टफ मैथ को हल किया जा सकता है, जो हर किसी लड़के की बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो आप टाइम बचाना सीखिए। टाइम कैसे बचाना है, तो पेन को कम लगाना है, कागज पे कम लिखने का कोशिश करना है, माइंड से कैलकुलेशन करना है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन को आपको देख के लगेगा कि बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको बनाए तो हम कैसे बनाए। जैसे ही एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आएगा, कहिएगा कि अरे आगे निकलो, इसको छोड़ के लास्ट में देखेंगे इससे। देखिए कितना इतना लंबा क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन भी उतना ही भारी भरकम दिया है ना। पर देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना छोटा है, बस समझने का फेर है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति 3,70,000 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है। 3,70,000 रुपए को 3 बैंक में डिपॉजिट किया जाता है, जिस पर रेट अलग अलग है। पहले बैंक का रेट 4% है, दूसरे बैंक का रेट 5% है और तीसरे बैंक का रेट 6% है का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में का मतलब होता है सर कि एक ही वर्ष की बात कर रहा है। अगर वर्ष नहीं लिखा है और लिखा है वर्ष के अंत में, इसका मतलब है कि 1 वर्ष का वो बात कर रहा है। सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान है। ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है, यानी इस क्वेश्चन का चाबी है ये, कि सभी बैंकों द्वारा जो ब्याज दिए गए हैं 1 वर्ष में, वो बराबर बराबर दिए गए हैं। यानी अगर 10 रुपया पहला बैंक ब्याज दिया है, तो दूसरा बैंक भी 10 ही रुपया दिया है, तीसरा बैंक भी 10 ही रुपया ब्याज दिया है। उन तीनों बैंकों द्वारा कितने कितने जमा किए गए, तीनों बैंक में कितने कितने धनराशि जमा किए गए थे, वो हमें निकालना है। अब देखिए आपको क्या पता हो, अगर आपको मूलधन पता हो तो रेट भी पता है, तो ब्याज निकाल लीजिएगा आप। तो यहाँ पे समझना आपको ये है इस क्वेश्चन में कि हमें रेट दिया है 4, 5 और 6% और एक ही वर्ष का टाइम दिया है। तो अगर हम, अच्छा आपको ये बताइए कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है। ब्याज जो होता है वो रेट जो होता है, जो भी रेट होगा और जो भी टाइम होगा उसका गुणनफल पे ही निर्भर करता है रेट, है ना। अगर रेट बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा तो भी ब्याज बढ़ेगा, तो इसी पे ये निर्भर करता है। तो देखिए, तो 4%, 5% और 6% के रेट से एक ही वर्ष के लिए कौन से मूलधन पर, ये दिए गए जो ऑप्शन है वो क्या है, मूलधन है, कौन से मूलधन पे ब्याज बराबर आ रहा है, वो चीज आपको चेक कर लेना है। बस क्वेश्चन इतना में ही बन जाएगा।
अब देखिए चेक करने के लिए जीरो जो है उसको हटा दीजिए, जीरो से कोई मतलब नहीं है हमें, बस देखेंगे कि हमें संख्या बराबर आ रहा है कि नहीं तीनों में। अब देखिए पहले बैंक पे अगर 7,000 रुपये 7 का लगाया गया होगा तो 7/28 आएगा, और 5% की दर से दूसरे पे लगाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 दूना को 10 आ जाएगा, 28 और 10 के भी बराबर नहीं हो सकता, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए 5 दूना को 10 ये होगा नहीं। अब देखिए दूसरा को 15 है, 12 है और ये 10 है, जितना भी जीरो है लास्ट में उतना बराबर सभी में छोड़ेंगे, क्योंकि इधर 4 छोड़ रहे हैं, 4 यहाँ भी छोड़ रहे हैं, 4 यहाँ भी छोड़ रहे हैं। तो देखिए 15 को 4 से गुना करेंगे तो 60 मिलेगा, यहाँ 12 को 5 से गुना करेंगे तो भी 60 मिलेगा, और 10 को 6 से गुना करेंगे तो भी 60 मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्याज बराबर मिल रहा है, तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका से आप इस क्वेश्चन को ऐसे हल कीजिए कि क्वेश्चन में कहा है कि 4%, 5% और 6% का रेट है, और मूलधन विभिन्न प्रकार का दिया गया है, लेकिन ब्याज बराबर है, तो ऑप्शन को ही चेक कर दीजिए ना कि कौन से ऑप्शन पे हमें ब्याज बराबर मिल रहा है। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन पे हमें ब्याज बराबर मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए, देखने में लग रहा है लैंग्वेज से कि पता नहीं क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या करवा के रखेगा ये क्वेश्चन। देखिए यदि 0.41 पे रेकरिंग है, इसे बार बोलते हैं, का साधारण भिन्न ये दिया हुआ है, तो n का मान क्या होगा। n देखिए ये लिखा n टाइम है, तो n का मान क्या होगा। भाई साहब आपको पता होगा रेकरिंग क्या होता है, 0.41 पे रेकरिंग है, इसका मतलब है 41/99। ऊपर में जितने अंक पे रेकरिंग होता है नीचे में उतने 9 लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है बात को, है ना। ऊपर में जितने अंक पे रेकरिंग होता है नीचे में उतना ही 9 को लिखा जाता है। तो बोला ये 9 इसमें कितने टाइम लिखा जाएगा, तो 2 बार रेकरिंग है, तो 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 बार लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। बस यही इसका हल है। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन करा है, एक कुर्सी को 840 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 16% की हानि होती है, इसे 924 में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए एक वस्तु है, उसे 840 रुपए में बेचा गया तो 16% का लाभ हो गया। अब करा उसी को 924 में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ या हानि होगा। तो भाई साहब पहले हमें यह तो मालूम हो कि उस वस्तु को खरीदा कितना में गया है, तब तो बेचें कि कितना 924 में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा वो पता चले। तो इस विक्रय मूल्य के मदद से और इस प्रतिशत हानि के मदद से हम निकाल के आएंगे क्या, तो क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए यहाँ से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 840 गुना क्रय मूल्य निकालना है, ये विक्रय मूल्य दिया यानी उल्टा जाना है, रिवर्स जाना है, तो ये परसेंटेज को उल्टा लिखेंगे, ये परसेंटेज को भिन्न में फ्रैक्शन में बदल दीजिए, तो 16/100, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी ये हो जाएगा 4/25, फ्रैक्शन में यही बनेगा। हानि हुआ, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है, ऊपर वाला लाभ या हानि होता है, तो यहाँ पे हानि हुआ है तो 4 की हानि हुआ है, तो इसे इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21 बटा कितना 25, 21/25। हमें उल्टा जाना है तो 25/21 लिख देंगे, कटा दीजिए 21 चौ 84, 25 चौके 100, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो 1000 रुपया है, और 1000 रुपया के वस्तु को 924 में बेच रहा है, 1000 रुपया के वस्तु को 924 में बेच रहा है, तो कितने का हानि हो रहा है, 76 रुपये का हानि हो रहा है। तो हानि गुना 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो 1000 क्रय मूल्य है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, 7.6 रुपये का इसे परसेंट का हानि हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। बस क्वेश्चन इतना ही कर रहा था ये। आगे आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका कि एक बुक कॉर्नर है, वहां पे प्रबंधक के 3 पुस्तक, एक क्वेश्चन ऐसा बताए थे हम पहले भी, प्रबंधक का आपका 3 पुस्तक है, उसके बाद दार्शनिक का 2 पुस्तक है, दार्शनिक का 2 पुस्तक है, और चिकित्सा का जो है वो डॉक्टरी का आपके पास कितना है, तो 3 पुस्तक है, और मनोविज्ञान का आपके पास 1 पुस्तक है। तो कह रहा है कि अलग अलग कितने तरीके से पुस्तक को इस प्रकार लगाया जा सकता है कि प्रत्येक विषय की पुस्तक साथ हो। देखिए कल का जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, बिल्कुल न्यूमेरिक डेटा भी यही था कि 3 पुस्तक है प्रबंधक के, 2 पुस्तक है दार्शनिक के, 3 पुस्तक है चिकित्सा के और 1 पुस्तक है मनोविज्ञान के, तो इसे कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है। ये नहीं पूछा था कि जो विषय की पुस्तक है वो एक ही साथ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूछा वही गया है कि जो प्रबंधक की पुस्तक है तो तीनों प्रबंधक की पुस्तक एक साथ हो, डॉक्टरी की पुस्तक तीनों एक साथ हो, और ये दार्शनिक की पुस्तक तीनों एक साथ हो, और ये मनोविज्ञान की पुस्तक जो भी हो एक साथ हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप ये चारों का फैक्टोरियल निकाल दीजिए।
ठीक है। उसके बाद जितने प्रकार के पुस्तक हैं उतना का फैक्टोरियल निकाल लीजिए और सभी को गुना कर दीजिए। तो कितने प्रकार के पुस्तक हैं, 4 प्रकार के, तो इसका भी फैक्टोरियल निकाल लीजिए। यहां से आप इसका फैक्टोरियल निकालिए, 3 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए, 2 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए और ये एक इसका भी फैक्टोरियल निकाल लीजिए। तो 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब तो ये होता है, इतना तो आना चाहिए आपको, पता होगा ये सब। 3 गुना 2 गुना 1 और 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। नहीं आता है तो हम बताएंगे आगे भी, ठीक है। 3 दूना को 6, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 दूना को 6 हो गया, ये 1 हो गया। और 4 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा दोस्त, तो 4 का फैक्टोरियल यहाँ निकाले, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तो ये 12 दूना को 24, ये आ गया। इसका इधर गुना कर दिए तो 6 दूना को 12, 12 छक 72, तो 72 को गुना कर दिए कितना से, 24 से, गुना करके निकालिए। तो 24 दूना 48 के 8, बचा कितना 4, और 24 सत्ते 68 से 168, तो 168 को गुना 168 में कितना जोड़ेंगे 4, तो 68 और 4 कितना हो जाएगा 72, यानी 172। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। बस करना कुछ नहीं था, जितने भी बुक्स की संख्या थी उसके अलग अलग फैक्टोरियल निकाल देना है, और जितने प्रकार के बुक थे उसका फैक्टोरियल निकाल देना है और सभी को गुना कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा। इतने ही प्रकार से उस किताब को सजाया जाएगा जब उन सभी पुस्तकों की विषय जो भी पुस्तक है विषय के बार, वो सभी एक साथ आएंगे, है ना। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन थे, एक पीछे था, अब पीछे वाला वीडियो में देखिएगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम वहां भी बता चुके हैं। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और 8 क्वेश्चन हम कर लिए हैं। आते हैं अपना 9 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेहा ने 30 रुपया छूट पर 1300 रुपये में एक पुस्तक खरीदती है, यानी वो जो खरीदी है वो कॉस्ट प्राइस जो है उसका वो 1300 रुपया है। 1300 रुपये में वो खरीदी है, 30% लाभ पर बेचती है तो उसे कितना कमाएगी। तो 1300 रुपया में खरीदी है और 30% के लाभ पर बेचेगी, तो 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 13 का स्क्वायर कितना, 13 13 169, यानी 1690 रुपया में वो वस्तु को बेचेगी। और 1300 रुपये में वो वस्तु को क्या की थी, खरीदी थी। तो 0 9 और ये 3, तो 390 रुपये का उसका इनकम हो जाएगा। या 30% निकाल दीजिए, जैसे भी निकाल लीजिए, 3 तिहाई 9 उधर भी आ जाएगा वैसे भी, है ना। चलिए अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। कोई खास क्वेश्चन नहीं था। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कॉलेज में 3 समूह G1 G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20 40 और 60 है। समूहों में G1 G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60%, 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉलेज है जिसमें 3 समूह है, G1 G2 और G3, जिसमें छात्रों की जो संख्या है 20 40 और 60 है। इन समूहों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जो औसत है वो 50%, 60% और 70% है। तो कॉलेज के सभी छात्रों का औसत क्या होगा। टोटल छात्र कितना है दोस्त, तो 40 और 20 60 और 60 कितना 120 टोटल स्टूडेंट हो गया। टोटल स्टूडेंट का संख्या 120। अब देखिए 20 का 50% ये लगेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये है कि कैलकुलेशन कम करना, लिखना कम है। अब यहाँ पे लिखिएगा कि 20 का 50% बराबर का 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 5 गुना 10, ऐसे लिखिएगा तो गड़बड़ है, ठीक है। आप सीधा जाने 20 का 50% निकालें, 5 गुना को 10, 40% 40 का 60% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 6 चौके 24, ये 24, और 60 का 70% निकालेंगे, 7 6 42, ये आ गया 42। तो 4 2 6, 4 2 6 और 1 7, 76। यानी उन बच्चों द्वारा प्राप्त किया गया जो अंक है वो कितना है, 76 है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 120 है। हमें औसत प्रतिशत अंक चाहिए था प्रतिशत में, तो टोटल अंक में टोटल विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर देंगे तो हमें निकलेगा औसत, और 100 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा परसेंटेज। तो 76 में भाग करेंगे 120 से और गुना कर देंगे कितना से, तो 100 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से कटाइएगा सर, तो 12 6 72, बच गया कितना 4, तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, लगभग 63 के पास ये जाएगा, है ना। तो आंसर इसका जो हो जाएगा लगभग 63% के बराबर हो जाएगा। या फिर आप परसेंटेज लिखा तो यहाँ पे परसेंटेज से गुना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सीधा सा
चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है वो है 11 नंबर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन भी हम कल बताए थे, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं कल हम कि यदि समीकरण दिया हुआ है कि 4x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 और 21x माइनस के वाई माइनस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है, तो k का मान क्या होगा? आपको बताए थे कोई हल नहीं का मतलब क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, बराबर नहीं होगा c1 बट्टा c2 के। यहां से आप निकाल लीजिए मान, तो a1 का मान आ जाएगा 14, a2 का मान आ जाएगा कितना 21, बराबर b1 का मान हो जाएगा 8 और b2 का मान हो जाएगा माइनस के। तो काट दीजिए यहां से, देखिए काट के क्या निकल के आएगा, 7 दूना को 14, 7 21, 2 चौके 8, तो माइनस के बराबर 12, यानी के का मान कितना आ जाएगा -12। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कितना नंबर, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो स्टेशन के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी को का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1.1/4 घंटे में पूरा किया जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन का औसत चाल क्या होगा? देखिए डिस्टेंस यहाँ पे अलग अलग है, तो डिस्टेंस जब अलग अलग होता है तो एवरेज स्पीड बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे है वो कितना है 390। टोटल डिस्टेंस कितना है 390 और टोटल टाइम हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो पहली दूरी है 182 किलोमीटर उसे 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया जा रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 182 बटे में कितना लिखेंगे 56। ये पहला टाइम हो गया। दूसरा टाइम क्या कर रहा है कि 108 किलोमीटर जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो ये यहाँ पे दूसरा टाइम हो गया। और तीसरा टाइम आपको दे रखा है 5, 4 और 1 5/4, 5/4। अब इसे कटाइए, तो कटाइएगा तो ये देखिए कटेगा कितना बार में, तो 14 से कटाइए इसे, तो 14 का 14 और 14 तिया 42 और 14 से इसे कटाइए, 14 चौके 56। ये कटाएगा तो 12 से कटाएगा तो बरनामा 78 से 12 छक 72 और 3 तिया 9 और 3 दूना को 6, ये इतना ही रह जाएगा। तो नीचे वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और इसे 4 से 4 कटेगा तो ये 3 बार में, प्लस 2 दूना को 4 तो 3 दूना को 6, प्लस कितना आ जाएगा ऊपर में 5, ये तो कितना आ गया 16 3 19 और 5 कितना 24 बटे कितना 4, 4 6 का 24। यानी ये नीचे वाले का जो कैलकुलेशन करके आया जो रिजल्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसका जो कैलकुलेशन करके आया पार्ट है वो है 6, यानी 360/6 है। तो 360 बटे में 390 बटा कितना 6, तो इसे काटिए तो 6 से काटेगा तो 6 पचे 30, 6 पचे कितना और लगेगा ना 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 छक 36 6 बार में और 3 बचा तो 6 पचे 30, यानी उसका रफ्तार जो हो जाएगा वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हो जाएगा। हमने किया क्या कि टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम के थ्योरी पर हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बस उसे भी आसान बनाना है। देखिए मैथ्स को आपको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक, कम से कम 30 तक आपको टेबल याद ही होना चाहिए। हर संभव जैसे भी आप प्रयास कीजिए उसे याद कीजिए 30 तक, क्योंकि जब भी आपको इतना ज्यादा काटने भाग देने का आएगा टर्म कि आपको समझ में नहीं आएगा, टेबल नहीं याद आएगा, तो कितना बार में कटाएं भाग दीजिएगा, टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम आंसर निकाल कर टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम पे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के बाद 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए ताश से है।
आपको पता है कि एक ताश के पूरा जो गड्डी होता है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 13 4 कलर होते हैं, 13 के पार्ट में बटे होते हैं। ताश के गड्डी से फेस कार्ड का मतलब होता है चित्र वाला। तो चित्र वाला 3 प्रकार के कार्ड होता है, एक जे होता है, एक के होता है और एक क्यू होता है, यानी गुलाम होता है, बादशाह होता है और क्वीन होता है। तो इसकी भी संख्या 4 होती है, इसकी भी संख्या 4 होती है और इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो फेस कार्ड निकालने का संभावना क्या है? तो संभावना यह है सर कि आपका 3 प्रकार के कार्ड हैं जिनमें 4 कार्ड हैं। तो टोटल फेस कार्डों की संख्या कितना, 12 बटे टोटल कार्ड। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना, टोटल नीचे में रहेगा और ऊपर में जो प्रोबेबिलिटी है। तो अब कहा नहीं गया है कि ये कार्ड, तो हमें सिर्फ बोला गया फेस कार्ड। तो फेस कार्ड में जे भी निकल सकता है, के भी निकल सकता है, क्यू भी निकल सकता है। तो तीनों को ऊपर से लिख दिए जोड़ करके, 4 ये 4 ये 4 ये 4 या 12 बटे 52। अब इसे काट दीजिए तो कट जाएगा ये कितने बार में, 4 से ये कटेगा, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 इकाई 4 और 4 तिहाई 12 यानी 3/13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए, 14 नंबर। जितना कम लिखने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन बनाने में उतना ही मजा आएगा। क्वेश्चन जो बनाने का तरीका होता है वो कम लिख के ही बनाया जाता है। जितना ज्यादा लिखिएगा क्वेश्चन बनाने में उतना ज्यादा परेशानी आपको होगा। क्वेश्चन ऐसा बनाने का तरीका ढूंढिए कम लिखकर कि आपको 50% क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया जाए कम पेन का इस्तेमाल करके, यानी नहीं के बराबर। देखिए ये कार क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन देखिए। 2 कार सड़क के विपरीत सिरों से शुरू करते, सड़क के विपरीत सिरा नहीं, 2 छोरों से, मान लीजिए कि एक छोर ए है एक छोर ये है। हम बताते हैं, इतना लिखते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए इधर से ये चली, इधर से ये चली, 24 और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर चलते हैं। यानी ये चलता है 24 और ये चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86.4 है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है वो 86.4 है। तो कह रहा है जब दोनों कार एक दूसरे से मिलेगा तो एक अनुमानित समय क्या लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। तो दूरी कितना हो जाएगा 86.4 और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो चाल क्या होगा, जुटेगा। क्यों चाल जुटेगा कि एक ही दूरी को 2 आदमी के द्वारा 2 रफ्तार से तय किया जा रहा है, यानी एक ही समय में इधर से भी दूरी तय किया जा रहा है, इधर से भी दूरी तय किया जा रहा है। दोनों दूरी घटने का रफ्तार ज्यादा है तो दोनों दूरी क्या है, दोनों जो चाल होगा वो जुट जाएगा। तो 24 और 20 कितना हो जाएगा, 54, है ना। अब इसे आप भाग दीजिए, तो भाग दीजिए तो कटेगा कितना से, 2 से कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, पॉइंट 2 दूना को 4 बटे में 2 दूना को 4 और 2 सते 14। अब 3 से कटेगा, 3 इकाई 3, 3 चौके 12 और पॉइंट 3 चौके 12, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो कितना बराबर, 9 तिया 27। अब इसे 9 से देखिए कटा के कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 और 3 30 और 4 उधर, तो 4 और 3 7, बच गया कितना 74। तो अभी भी नहीं कटेगा, ये ऐसे नहीं कटाइए इसको। देखिए कटाने का आसान तरीका, सीधा सा, ये इतना नहीं, सीधा सा सिंपल सा तरीका से इसे काट दिए। 27 से काटिए, देखिए ये नीचे वाला कट रहा है ना 27 से, तो 27 दूनी 54 और 27 तिया 81। अब बच गया कितना 5 और 27 दूनी 54, ये पॉइंट है यहाँ पे। 2 से कटाएंगे 16 बार में, यानी 1.6 घंटा में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन में कहा क्या था, इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपको लिखना कुछ नहीं था। ये सब ये जो डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना है, सीधा लिखना था। 86.4 बटे में दोनों दूरी एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में आ रही है तो दोनों को जोड़ेंगे यानी 54, और कटाने में आपको जो भी टाइम लग जाए, जितना आपका टेबल याद है यानी पहाड़ा याद रहेगा, जितना आसानी से। अब देखिए अगर 27 ये कटा, 27 दूनी 54, 27 तिया 81 और 54 बच रहा है, और यानी कट रहा है 2 32 बार में। तो आप सीधा कटाइए इसको कि 27 तिया 81 और 2 54 बचा, 27 दूनी 54 पॉइंट हो गया ये, और 27 दूनी 54 2 से काटेंगे 1.6, ये आंसर आपका हो जाएगा।
तो क्वेश्चन में कहा ये सिर्फ कि दो छोर से दो गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत में चलना प्रारंभ करती है इस तरह से, और एक की रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों एक दूसरे से कब मिलेगी? तो जब दूरी सेम हो और चाल एक ही तरफ हो, दोनों का चाल एक ही तरफ हो, तो हम चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब चाल विपरीत तरफ हो, यानी दोनों विपरीत तरफ जा रही हो, तो हम चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो ध्यान रखना है ये बात। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए एक खड़ा पेड़ है, इसकी ये छाया है, उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, यानी ये वाला एंगल हमें थीटा है निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तुलना क्या है, एक खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे में होता है। ध्यान रखना है, जिससे तुलना होता है वो नीचे में होता है। तो तुलना किससे किया जा रहा है, उसकी ऊंचाई से। किसकी ऊंचाई से, पेड़ की ऊंचाई से, यानी पेड़ की जो ऊंचाई है वो √3 है। पेड़ की ऊंचाई कितनी है, √3 है, और ये वाला जो वैल्यू है वो 1 है। छाया जो है वो कितना है, 1 है। तो आपको पता है यहां से आप क्या लगाइएगा, आपको दिया हुआ ये P है, ये B है, यानी tan थीटा का मान लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर P/B, यानी √3 बटा कितना, √3/1। तो tan थीटा बराबर √3, यही ना, tan थीटा बराबर √3। तो थीटा का कितना मान पे √3 होगा, तो 60 डिग्री पे √3 हो जाएगा, यानी आंसर इसका कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। बस सिंपल सा बात था। चलिए आगे, आगे जो क्वेश्चन है वो है आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। करा एक शंक्वाकार तंबू 22 व्यक्तियों का स्थान देता है। देखिए ये एक शंक्वाकार तंबू है, ठीक है। इसमें 22 व्यक्ति बैठते हैं। कितना व्यक्ति, 22 व्यक्ति बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर का स्थान जमीन पर चाहिए। एक व्यक्ति को भाई साहब 4 वर्ग मीटर चाहिए, तो 22 व्यक्ति को कितना वर्ग मीटर जमीन चाहिए, तो 22 × 88 वर्ग मीटर जमीन चाहिए उसे। अब देखिए ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि अगर व्यक्ति बैठ रहा है तंबू में, शंक्वाकार तंबू में, तो क्या तंबू के ऊपर थोड़ी ना बैठ रहा है, वो तो तंबू के फर्श के नीचे ही बैठेगा। तो धरातल पर बैठेगा, यानी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा, है ना, इस जगह पे बैठेगा। तो ये जो है वो तंबू का क्या है, सर्किल। देखिए आपको छोटा सा बना के दिखाते हैं हम, थोड़ा सा ये डायग्राम बना नहीं सही है। देखिए ये एक तंबू है, और इसी में आदमी को बैठाया गया। ये मान लिया जाए कि ये आदमी बैठा हुआ, ठीक है। और एक आदमी जो है वो 4 वर्ग मीटर का स्पेस लेता है। एक आदमी जो है वो 4 वर्ग मीटर का स्पेस लेता है, तो 22 आदमी कितने वर्ग मीटर का स्पेस लेगा, 88। तो ये जो सर्किल है, ये जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल के बराबर क्या ये 88 है, क्योंकि ये सरफेस पर बैठे हुए लोग हैं, और इस सरफेस को कहा गया है कि एक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर लेता है, तो 22 व्यक्ति बैठा हुआ इस सरफेस पे, तो टोटल जो संख्या हो जाएगा, टोटल जो एरिया हो जाएगा वो 22 × 88, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का वो πr²। तो πr² बराबर कितना हो जाएगा, 88। अब क्वेश्चन में आगे क्या करा है वो देखिए। तथा सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। सांस लेने के लिए एक व्यक्ति को 40 घन मीटर हवा चाहिए। अच्छा, हवा तो भरा रहेगा सब जगह, इधर भी ये जितना भी इलाका है उन सबों में हवा भरा हुआ रहेगा। इसका मतलब है कि ये शंकु का क्या है, आयतन है। क्या है, आयतन है। तो हवा भरा हुआ है पूरे तंबू में, तो वो आयतन की बात कर रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। यही तो शंकु का आयतन होता है। अब कर रहा है क्वेश्चन में कि सांस लेने के लिए एक व्यक्ति को 40 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति 40 घन मीटर हवा लेता है, तो उसमें बैठा हुआ कितना व्यक्ति है, 22 व्यक्ति। तो 22 व्यक्ति मिलकर कितना हवा लेगा, 40 × 20, ये टोटल हवा लेगा। इतना हवा उन लोग लेगा। तो ये जो हवा निकल के आया है 40 × 20,
ये इस पूरे तंबू में भरा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस तंबू का आयतन है। क्या है? आयतन है। तो इतना बराबर ये इसका क्षेत्र जो आयतन है तंबू का, उसके बराबर ये हो जाएगा। तो शंकु का जो आयतन है वो निकालिए यहां से, और देखिए यहां से पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हो 88, तो यहां से आर का मान आप रख सकते, पाई आर स्क्वायर ये दिया ना, तो सीधा सीधा पाई आर स्क्वायर का मान ही रख दीजिए ना यहाँ पे। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान है 88, गुना कर देंगे कितना h से, बराबर कितना हो जाएगा 40 गुना 22। तो ये देखिए ये 4 से गुना हुआ तो बनेगा 88, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10 गुना में ये कितना बचेगा 10 बचेगा यहाँ से। और अब h बराबर कितना निकल के आ जाएगा 10 या 30 निकल के आ जाएगा ऊंचाई, हमें ऊंचाई निकालना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तंबू है, उसमें 22 लोगों को बैठने का स्थान दिया गया है, तो तंबू में बैठेंगे लोग कहाँ, ये आप समझिए। तंबू आयताकार हो, वर्गाकार हो, शंक्वाकार हो, कैसा भी तंबू हो, लोग तो धरातल पे ही बैठेंगे। अब धरातल पे बैठेंगे तो धरातल पे बैठा गया एक व्यक्ति के द्वारा 4 वर्ग मीटर जगह लिया जाता है, तो 22 व्यक्तियों के द्वारा कितना जगह लिया जाएगा, तो 88 वर्ग मीटर। इसका मतलब जो नीचे का जो सर्किल है तंबू का, उसका जो क्षेत्रफल है वो 88 वर्ग मीटर है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर जो वैल्यू है वो 88 के बराबर है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए, तो तंबू में पूरा हवा भरा होता है। कहीं भी किसी भी स्थान पर खाली है, अगर बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो ठीक है पानी है भरा हुआ, अगर वो बाल्टी खाली कर दी है तो क्या भरा हुआ, उसमें हवा तो भरा हुआ है ना, पानी नहीं भरा हुआ है। तो तंबू में हवा जो भरा हुआ है वो एक व्यक्ति के लिए 40 घन मीटर है, तो 22 व्यक्ति के लिए कितना घन मीटर होगा, तो 22 उसमें गुना कर देंगे, यानी उस तंबू का वो आयतन निकल के आएगा। तो तंबू जो शंक्वाकार है उसका क्षेत्र आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे हम निकाल लेंगे यहां से ऊंचाई, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना था। तो यहाँ पे हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर का हम मान निकाल लिए कितना 88, तो पाई आर स्क्वायर का यहाँ पे मान रख दीजिए, एच का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 30। ये क्वेश्चन अच्छा था जो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन समझ में आपको आता है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भी, और थोड़ा और भी लोगों में इसे ग्रो करें, क्योंकि इस पे धीरे धीरे करके बहुत सारे कंटेंट और वो अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं इस पे कि शायद आपको, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन एक कैलकुलेट मतलब एक जमा संग्रह किया हुआ, बहुत वर्षों का संग्रह किया हुआ एक एक्सपीरियंस, एक ऐसा आपको कंबाइंड पैकेज मिलेगा इस पे कि जो आप सोच नहीं सकते हैं कि इतने अच्छे कंटेंट इस पे आता कहां से है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमें भी इतना मेहनत करना होता है, बहुत मेहनत करने के बाद ऐसे वीडियो को बनाया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी 17 नंबर। और 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे आपको जब आगे भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार के। यहाँ पे करा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए, मानक विचलन निकालने के लिए। पिछला क्वेश्चन में हम आपको बताए थे सेट में कि विचलन गुणांक क्या होता है, विचलन गुणांक क्या होता है। तो विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटे में माद और गुणा करेंगे 100 से। ये होता है विचलन गुणांक का, जो पिछले सेट में था क्वेश्चन। यहाँ पे हमें मानक विचलन निकालना है। करा यदि 0 1 2 3 डॉट डॉट 9 का मानक विचलन k है, तो 10 11 12 13 डॉट डॉट 19 का मानक विचलन क्या होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए जब क्वेश्चन आएगा ना, तो हम बताएंगे कितने आसानी तरीका से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना ही नहीं है। क्वेश्चन में सीधा सीधा ये बोला है कि 0 1 2 3 डॉट डॉट 9 का मानक विचलन k है, तो 10 11 12 13 डॉट डॉट 19 का मानक विचलन क्या होगा। देखिए कितना से बढ़ रहा है ये संख्या, 10 से बढ़ रहा है, ये भी संख्या 10 से बढ़ा, ये भी संख्या 10 से बढ़ा, ये भी संख्या 10 से बढ़ा, यानी सारे संख्या 10 से बढ़े, यानी अंतर समान है। 10 से बढ़ने से मतलब फिर क्या बना, जितना अगर सभी में बराबर का वृद्धि कर दिए तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन इसका आएगा वही स्टैंडर्ड डिविएशन ये इसका आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन k है तो इसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन k होगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो आपको जब भी ये क्वेश्चन मिले और देखिए कि अंतर समान है दोनों में, सभी में जितने जो पहला आपका
सीरियल सीरीज दिया हुआ है, दूसरा सीरीज दिया हुआ है। दोनों सीरीज का अगर आपको ऑप्शन ये अंतर समान मिल रहे हैं तो समझिए कि जो मानक विचलन पहले वाले का वही मानक विचलन दूसरे वाले का भी होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का बहुत ही आसान तरीका आपको बताएंगे। क्वेश्चन आने दीजिए, क्वेश्चन सीधा रहेगा। दिए गए सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन मानक विचलन क्या होगा हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखिए कितना है, कितना नंबर है, 19 नंबर क्वेश्चन होगा कि 18 नंबर, 18 नंबर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि दो प्रकार के साधारण नमक जिनके दर 7.20 और 4.40 प्रति किलो है, इनको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि रेट इसका 6.3 के दर से बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन में कि दो प्रकार का नमक है। मान लें ये पहले प्रकार का, ये दूसरे प्रकार का। पहले प्रकार का जो रेट है वो है आपका 7.2, डेसिमल हटा दे, वो जीरो हटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.4। अब ये जो कह रहा है कि दो प्रकार के साधारण नमक जिसकी दर क्रमशः का मतलब कि इस इतने रुपए किलो ये नमक है। अब इसको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि इसे 6.3 रुपये की दर से बेचें तो 16 सही 2/3% का लाभ हो। तो देखिए ये जो है साहब, ये जो है वो क्रैमुल है और ये भी जो है वो क्रैमुल है। तो हम एलिगेशन के रूप से इसको मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे भी तो क्रैमुल ही चाहिए ना, ये भी तो सीपी ही चाहिए। तो इसके सहारे से हम निकाल लेंगे क्रैमुल। 16.3 रुपया में बेचने पे, ये 6.3 रुपये की दर से बेचने पर 16.2/3 का लाभ हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्रैमुल निकालने के लिए 16 48 और 2 50/3, यानी इसे करेंगे 300, कटा दीजिए 1 0 से 1 0, 5 6 का 30, 1/6। अब देखिए ये क्रैमुल है और ये क्या है, लाभ है उसका। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि 7/6 हो जाएगा। ये क्रैमुल है तो क्रैमुल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वाले को जोड़ देंगे तो ये एसपी हो गया और ये क्या हो गया, सीपी हो गया रेशियो में। तो देखिए यहाँ पे 7 रेशियो में क्या है, एसपी है। तो ओरिजिनल मूल्य कितना है, 6.3 रुपया है। तो हमें क्रैमुल निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 से काट दी, 7 से काट दी, 7×9 आ जाएगा। तो 9 6 कितना हो जाएगा, 5.4 आ जाएगा। यानी क्रैमुल जो हो जाएगा वो 5.4 रुपया हो जाएगा। यानी अब जो एवरेज क्रैमुल आ जाएगा इन दोनों का वो 5.4 हो जाएगा। अब इसे घटा दीजिए और इसे कटाइएगा कि किस अनुपात में ये कटेगा। तो इसे आप पहले घटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो 12 में से 4 चला गया 8 और 6 में से 1 चला जाएगा दोस्त, तो कितना बचेगा, यहाँ पे भी पॉइंट है याद रखिएगा। 6 में से 5 चला गया तो 1, यानी ये 1.8 आ गया और ये बचेगा 1.0। तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं रहा इसका, ये पॉइंट हटेगा इधर से तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 18। आप इसको काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 5 दूना को 10 और 9 दूनी को 18, यानी 5:9 में उसे मिलाया जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सही है। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा क्या था कि दो प्रकार के नमक हैं जिसका क्रम 7.2 रुपये और 4.4 रुपये प्रति किलो है। इसको किस अनुपात में मिला दिया जाए कि 6.3 रुपये के हिसाब से बेचें जो 16.2/3% का लाभ हो। तो पहले 6.3 का जो विक्रैमुल है इसे भी हम क्रैमुल के रूप में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमें ऊपर में 2 क्रैमुल मालूम था। क्रैमुल को ही क्रैमुल से न घटाएंगे तब ना रेशियो आएगा, क्योंकि आप क्रैमुल को विक्रैमुल से कैसे आप घटा लीजिएगा। तो हमें क्रैमुल का रेशियो निकालना था। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 7.2, 4.4 और ये 54, ये कहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया और इस तरह से हम घटा लिए, आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं कितना नंबर है। अरे यार, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के 2 गुना को जोड़ जाने पर मान 3 प्राप्त होता है। देखिए किसी संख्या, माने वो संख्या x है, इसका 2 गुना करा किसी संख्या के वर्ग में करा है ना, हटा देते हैं इसे। किसी संख्या के वर्ग में, मानते ये संख्या x है, इसका वर्ग, ये किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के 2 गुना, इस संख्या का 2 गुना जोड़े जाने पर, यानी इसी संख्या का 2 गुना अगर जोड़ देते हैं तो 3 प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है,
3 प्राप्त होता है, तो इस प्रकार संभावित उत्तर क्या होगा। तो आप ऑप्शन को रख के देख लीजिए ना कौन सा वेरीफाई हो रहा है। आप देखिए अगर 1 को रखिएगा तो 1 बनेगा ये और ये 3 बनेगा। अगर 1 को रखिएगा तो ये 1 बनेगा और ये 3 दूना कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कभी होगा क्या ये, देखिए आप अगर 1 को रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, और यहाँ पे कितना रखिएगा, 1 को रखिएगा, सॉरी ये मिस्टेक है, ऐसा नहीं। आप देखिए ये जो बता रहे हैं वो कि अगर कोई भी ऑप्शन को उठाइए, मान लीजिए ये ऑप्शन को उठाते हैं तो -1 को रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और -1 यहाँ पे भी, तो 2, ये 2 गुना होगा -1 से, तो ये माइनस कितना कर देगा, 2 कर देगा। तो ये तो घट के आ जाएगा 1, 1 बराबर 3, ये 3 नहीं आ रहा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन को रख लीजिए, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो ये होगा 2 और ये होगा 1 और प्लस करेंगे तो 3 के बराबर होगा, यानी ये संभावना है होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस वाला रखेंगे या प्लस वाला रखें, प्लस वाला रखेंगे तब तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 3 3 9 हो जा रहा है ऐसे ही, और 3 दूना को 6 हो जा रहा है, 9 6 15 हो जा रहा है, ये होगा नहीं, तो प्लस वाला नहीं होगा, यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। बस सीधा था इसको कि आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लीजिए। बस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन भी देखिए आपको इसमें करना क्या है। करा है 20 नंबर क्वेश्चन कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए शेष बचने का जो फंडा है वो समझिए। शेष बचने का मतलब है कि अगर उस संख्या में से वो संख्या को घटा दिया जाए तो दिए गए संख्या से विभाजित वो पूरा पूरा हो जाएगा। अगर 3 शेष बच रहा है, इसका मतलब है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जिसमें से 3 को अगर हटा दें तो 9, 10, 12, 15 तीनों से वो विभाजित होता है। क्वेश्चन बस यही कह रहा है। तो आप देखिए कि कौन सी वो संख्या को हटाया जाए, कौन सी संख्या में हटाने पर ऐसा ये फंडा लागू हो रहा है। आप एलसीएम निकाल के बना सकते हैं, इसका एलसीएम निकालिए, उसमें 3 को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। लेकिन एलसीएम निकालना नहीं है, आप सिंपल सा देखिए कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसको हटाने पर जिसमें से 3 को हटा दें तो ये संख्या सभी से विभाजित हो जाएगा। देखिए तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो छोटके से चलिए। अगर 63 में 3 को हटा देंगे तो क्या 9 से विभाजित होगा, नहीं ना, ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। अगर हम उसके बाद 123 है तो 123 में अगर 3 हटा देंगे तो 120 का भी विभाजित होगा 9 से, नहीं होगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। एक ही से चेक कीजिए, अगर एक से नहीं हो रहा है तो बाकी से हो भी तो क्या फर्क पड़ता है, हमें सभी से चेक करना है। अब देखिए 153 है, 153 में 3 हटाइए, 150 कभी विभाजित होगा 9 से, ये भी नहीं होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 183। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ही बना देना है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का भोजन था। अब 22 दिनों का भोजन कितना था, 190.80 किलो गेहूं का भंडार था। 5 दिन बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिनों के लिए विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का सीधा सा फंडा क्या है कि 105 विद्यार्थी है, कितना दिन का रहा है, 22 दिनों के लिए भोजन था, लेकिन 5 दिन बाद, जितना दिन बाद बोले उतना दिन को घटा देते हैं पहले वाले दिन की संख्या से। क्यों घटाते हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो घटाएंगे, 22 में से 5 तो बचेगा कितना, 17 बराबर। अब कराए 14 और विद्यार्थी आ जाते हैं तो 14 को जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा। 105 में 14 को जोड़ेंगे 119। अब कितना दिन चलेगा, तो x दिन चलेगा। काट दीजिए इसे, 17 सते 19 से, 15 सते 75 से, यानी 15 दिन भोजन और चलेगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 नंबर, इसे हल करके क्या मान निकलेगा इसका। तो सीधा इसे परिमीकरण कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना होगा, है ना। चलिए इसे करके दिखा देते हैं आपको। 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा को गुना कर दिए ये नीचे वाले से, और साइन चेंज कर जाएगा, है ना। तो 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसे हल करके लिखिएगा तो क्या होगा, ऊपर वाले का देखिए क्या हो जाएगा, 2 बार है तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टा नीचे में देखिए ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। तो किस फंडा पे लिखा गया ये आपको कुछ समझ में आ रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान लिखा हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ये लिखा हुआ है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
ये लिख सकते हैं इसे, और ये रूट में है। तो अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से ये रूट हो जाएगा खत्म, तो बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं दोस्त 1 बटा कॉस थीटा माइनस 1 बटा ये 1 बटा नहीं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा बराबर को लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सी नंबर। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। सोचना नहीं है कौन 4 गुना लिखें किस पे और किस पे 1 गुना लिखें। पिताजी है और पुत्र है, तो पिताजी ही बड़े होंगे, ये 4:1 है। और 28 वर्ष के बाद उनकी आयु का आयु जो है 2 गुना हो जाता है, यानी ये 2 है तो ये 1 है। और आयु में कितने वर्ष का अंतर बता रहा है यहाँ पे, 28 वर्ष का। दोनों में अंतर अगर बराबर आता है तो ठीक है, नहीं बराबर आ रहा है तो इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना। तो ये दोनों में देखिए बराबर, ये 0 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो ऐसा कीजिए ये दोनों का अंतर 1 तो इसमें 1 से गुना, ये दोनों का अंतर 3 तो इसमें 3 से गुना। अब कर दीजिए तो 4:1 आएगा और ये 3 दूना को 6:3 आएगा। देखिए अब अंतर बराबर आ रहा है, तो 28 का जो वैल्यू है वो 2 में रेशियो के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र का ये वर्तमान आयु का रेशियो कितना, 1। तो काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 14 बार में, यानी पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। अब आइए अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। और कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 की a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 69 है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, आपको वो फार्मूला तो याद होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से मान रखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर 169, स्क्वायर भी आपको 50 तक कम से कम याद रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 69 दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी। अब देखिए इतना लिखना क्या जरूरी, इतना को हम मान लिया के, ये वाले टर्म को अगर मान लिया जाए कि ये वाला जो टर्म है वो के है, ये पूरा टर्म के है। अब इसको इस तरफ ला के घटाएंगे तो ये घटेगा तो कितना बच जाएगा, 100 बराबर 2k। इसे कटाएंगे तो k का मान आ जाएगा 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। किधर गया 50, ये आपका आंसर हो गया 50। अब आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड त्रिभुज पी क्यू आर भुजा वाले मध्य बिंदु है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी और सी, इसका मिड पॉइंट जो है वो ये है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, और ये जो है वो एक्स वाई जेड है। क्या है, एक्स वाई और जेड है। अब कह रहा एक्स वाई जेड जो त्रिभुज है इसका पैरामीटर दिया हुआ है 32। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि तो त्रिभुज पी क्यू आर का पैरामीटर क्या होगा। दोस्त ये थ्योरम याद ही रखना है आपको कि बड़े वाले त्रिभुज का अगर परिमाप दिया गया है और उसके मिड पॉइंट को मिलाकर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है तो छोटे वाले त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो बड़े वाले त्रिभुज का परिमाप का आधा होगा। अगर छोटे वाले त्रिभुज का परिमाप दिया है और उसके मिड पॉइंट को मिलाया गया है तो जो बड़े वाले त्रिभुज है उसका परिमाप जो होगा उसका दोगुना होगा, यानी ये 32 है तो ये 64 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो दोस्त ये 25 क्वेश्चन का मेरा आज मैथ का सेट प्रैक्टिस का एनालिसिस था। ये जो बुक है इसको हम जितने भी इसमें सेट है और इसका रीजनिंग का हो, जीके का हो, सारे बुक्स हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका आज एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं, उसमें नाम वगैरह नहीं दिए हैं पर इसमें आपको नाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह की का आपको डेली अब आपको एक वीडियो मिलते जाएगा। तो अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। आपको मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।